तो स्वागत करते हैं आज फिर से आपका मोमेंटम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल में। आज कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित विज्ञान के भौतिक विज्ञान के पार्ट में प्रकाश यूनिट में एक अगला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि इमेज क्या होता है और किस प्रकार से जो है इसका निर्माण होता है एवं कितने प्रकार के इमेज हम दर्पण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं इमेज क्या होता है। इमेज अर्थात जिसका मतलब होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, आइए पहले इसके बारे में ही जान लेते हैं। प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन, यानी अगर हमारा दर्पण है तो वहां पे किरणें परावर्तित होंगी। मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण है तो इसके बाहरी तल पर लेप लगा होगा, ये आपका द्वारक हो जाएगा, और इसके आंतरिक तल से परावर्तन होगा। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तित होकर, यानी मान लीजिए कि ये दर्पण है और इस पर जो है इस प्रकार से किरणें परावर्तित हो रही हैं, तो परावर्तित होने के बाद जहां पे दो किरणें काटती हैं वहां पर उस वस्तु का इमेज प्राप्त होता है। यानी अगर सही रूप में कहा जाए तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, या इसी में आपका थोड़ा सा जुड़ सकता है जब आप लेंस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कहना होगा लेंस से अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि लेंस में आपका अपवर्तन होता है और दर्पण में परावर्तन, तो यहां आपको परावर्तन कहना होगा। यानी कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात या किसी लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, इसमें दो बातों को ध्यान में रखना है, या काटती हैं और या फिर काटती हुई प्रतीत होती हैं, तब वहां पे जो हमको प्राप्त होता है वो आपका क्या कहलाएगा, इमेज। यानी वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए अवतल दर्पण में हम जानेंगे, या फिर जो है अवतल या उत्तल दोनों दर्पणों में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे किस प्रकार से इमेज प्राप्त होता है। पहले हम इमेज के प्रकार पढ़ेंगे। यानी इमेज आपका मालूम ही चल गया कि जब दर्पण से प्रकाश की किरणें आएंगी और किसी बिंदु पर काटेंगी तो वहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला आपका है वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम कहेंगे रियल और एक्चुअल इमेज, रियल और एक्चुअल इमेज। सेकंड है आपका आभासी या काल्पनिक भी इसको कह सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब, इसका होगा वर्चुअल इमेज। यानी अगर देखा जाए तो मुख्यतया प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, रियल और एक्चुअल इमेज, और दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। रियल या एक्चुअल इमेज क्या होते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब, नाम से स्पष्ट है, वास्तव में हमको प्रतिबिंब प्राप्त होंगे और यहाँ पे आभासित होंगे, यानी हमको महसूस होंगे वहां पे प्रतिबिंब। तो इसकी परिभाषा बनेगी कि जब किसी दर्पण से किरणें परावर्तित होकर आती हैं, यानी हम दर्पण ही पढ़ रहे हैं तो दर्पण की ही बात लें, अगर हम लेंस पढ़ेंगे तो लेंस से केवल जहां हम यहाँ दर्पण में परावर्तन पढ़ते हैं वहां लेंस में हम अपवर्तन पढ़ेंगे। तो यहाँ रियल इमेज क्या होगा कि किसी भी दर्पण से, या यूं कहे पूरी परिभाषा इसकी, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी दर्पण पर पड़ती हैं एवं परावर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी हम यूं कहें कि वास्तविक रूप में काटती हैं,
तब वहां पे बना हुआ प्रतिबिंब क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। यानी यहाँ पे जो किरणें एक दूसरे को काटेंगी वो वास्तविक रूप से काटेंगी, तब हम यहाँ पे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। इसी प्रकार से आपका आभासी प्रतिबिंब क्या है? यानी जब किसी वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के पश्चात परावर्तित होकर किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। यानी यहाँ पे ये एक्चुअली में नहीं काट रही है, काटती हुई प्रतीत होती हैं, तब वहां पे बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, यानी जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। आगे ऐसे तमाम प्रकार के जो है आपके प्रोसेस मिलेंगे जिसमें आप रियल इमेज और एक्चुअल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि दर्पणों से किस प्रकार से जो है हमको प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, जिसमें आपका पहला है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके पैटर्न पे आपके आगे क्वेश्चन भी लगेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी ये आपका हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, क्योंकि हम गोलीय दर्पण में दो प्रकार के दर्पण पढ़े हैं, अवतल एवं उत्तल। तो पहला हमारा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ध्यान रहे कि अवतल दर्पण के द्वारा मुख्यतया 6 प्रकार के प्रतिबिंब हमको प्राप्त होते हैं और इसको क्रमानुसार हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आपका जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। यानी पहला आपका जो है जो प्रकार है, इसमें यह कहा जा रहा है कि एक वस्तु है जो आपका अनंत पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब हमको अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार से प्राप्त होगा। ध्यान रहे कि इसमें जो हम सभी प्रकार पढ़ेंगे, यानी दर्पण में अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ेंगे, इसी का जस्ट उल्टा आपको जो है उत्तल लेंस में मिलेगा। यानी जो प्रतिबिंब हम अवतल दर्पण में पढ़ेंगे वो प्रतिबिंब हमको सारे के सारे उत्तल लेंस में मिलेंगे, और जो हम उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे वो हमको अवतल लेंस में मिलेंगे। यानी अगर हम एक को ढंग से समझ लेते हैं तो हमारा लेंस का टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम पहला जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। इसका इमेज ही आपको समझना। अगर इमेज आप समझ गए, यानी किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से यहाँ पे जो है इमेज मिल रहा है, तो आप लैंग्वेज इसका जो है स्वयं से लिख सकते हैं। यानी हमारे पास एक दर्पण है जो कि अवतल है, यानी अवतल दर्पण के लिए डिफिनीशन आप पढ़े ही हैं। ऐसा दर्पण जो अंदर से परावर्तक होता है और बाहर से लेपित होता है, यानी जिसके उभरे हुए तल पर किसका लेप लगा होता है? लाल ऑक्साइड का लेप, और पारे की कलई की जाती है, और भीतरी यानी दबे हुए तल से परावर्तन होता है। तो हमारे पास एक दर्पण है अवतल दर्पण, जिसका द्वारक है M1 M2, ये आपका द्वारक हो जाएगा। इसके मध्य बिंदु को हम इसका ध्रुव कहते हैं, यानी जिसको हम पोल यानी P से रिप्रेजेंट करते हैं। एक वस्तु है, अब इसका सेंटर भी कहीं होगा यहां पे लगभग, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C से, तो ये आपका हो गया। अब यहां से ये कहा जा रहा है कि वस्तु कहां पर स्थित है? अनंत पर। अनंत पर स्थित है यानी दूरी निश्चित नहीं है और वस्तु की आकार को भी हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए यहां पे इस प्रकार से मिलाया गया है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, क्योंकि आपसे बताया गया है कि किसी भी दर्पण, ये आपका सीधी लाइन रहेगा, ये आपका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ वक्रता केंद्र है, यानी किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। एक वस्तु है जो अनंत पे यानी इनफाइनाइट पे स्थित है, तो यहां हम थोड़ा सा गैप करके फिगर बनाएंगे, ऐसा करने से कि इसकी दूरी जो है हमको निश्चित नहीं दी गई है। ये आपका गैप हो गया, तो इसका मतलब इसकी दूरी निश्चित नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे ये भी बनाएंगे डॉट, क्योंकि इसकी लंबाई भी लगभग इनफाइनाइटली है, तो ये निश्चित नहीं है। एक वस्तु है जिसको हम ओ डैश से रिप्रेजेंट करेंगे,
ओ डैश से रिप्रेजेंट करने में एक फायदा आपका ये है, जब आप लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक फार्मूला पढ़ना होगा जिसमें आप ओ और आई के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ ओ से आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट और आई से हो जाएगा इमेज। तो आपको स्पष्ट रहेगा कि आपका इमेज क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये एक वस्तु है ओ डैश और एक हमारा दर्पण है जो अवतल है M1 M2 द्वारक का। अब इसमें किस प्रकार से जो है किरणें आएंगी, यानी जब ये अनंत पर स्थित है तो इसमें जो भी किरणें आएंगी वो लगभग पैरेलल ही होंगी। यानी अनंत पर स्थित वस्तु से जब हमको किरणें प्राप्त होती हैं तो वो लगभग समांतर होती हैं एक दूसरे के। जहां पे ये गिरेंगी, ये इंसिडेंट पॉइंट ए और इंसिडेंट पॉइंट बी हुआ। अब ये दोनों किरणें जो है परावर्तित होंगी, यानी लगभग मुख्य अक्ष के समांतर हैं ये किरणें और ये परावर्तित होंगी। एक टॉपिक आपका इसके पहले और भी था जिसमें आपको किरणें किस प्रकार से जो है लेंस में या दर्पण में आती हैं वो आपको पढ़ना था। तो चलिए इसी में आपको बता देते हैं कि कभी भी अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो मुख्य फोकस कहलाता है। आपने डिफिनीशन में मुख्य फोकस के पढ़ा है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर लगभग थी, तो ये कहां से जाएंगी? मुख्य फोकस से जाएंगी। अब देखिए दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं? एफ यानी मुख्य फोकस पर। यानी अभी थोड़ी देर पहले आपने इमेज के बारे में पढ़ा कि जहां पर प्रकाश की दो किरणें एक दूसरे को काटती है वहां पे उस वस्तु का क्या प्राप्त होता है? इमेज। यानी यहां पर इमेज जो बन रहा है वो एफ पर बन रहा है। अब इमेज की लंबाई के लिए हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि इमेज की लंबाई क्या होगी? तो ऐसे स्थिति में जहां पे किरणें काटती हैं वहां से हम मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं तो जो आपको डिस्टेंस मिलता है वही इमेज की लंबाई होती है। क्योंकि यहां पे जहां किरणें काट रही हैं वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष पर ही है, तो यहां से हम लंब तो डाल ही नहीं सकते हैं। अर्थात यहां पे जो इमेज मिलेगा वो बिंदु मात्र मिलेगा। जैसे एक सिंपल सी बात हम करें, आप बहुत दूर कहीं जो है, या सिंपल सी बात करें तारे, चूंकि तारे जो है हर एक तारे गोल नहीं है, किसी भी आकार के हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत इनफाइनाइटली बहुत दूर स्थित है तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो आकर जब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वहां पर एक बिंदु मात्र प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे ही कुछ इसका जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे अनंत से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो एफ पर काटती हैं, जहां पे इसका जो है प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? बिंदु मात्र। अब कुछ चीजें इसके बारे में और जान लीजिए, इसी से आगे भी आपको करना है। इसमें ये आपका हो गया परावर्तक तल की दिशा और ये हो गया लेपित तल की दिशा। ये वस्तु की ओर है और ये वस्तु के विपरीत ओर है। यहां पे एक तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो P से मेजर करते हैं और P से हमारा दो तल बंटता है जिसमें एक वस्तु की ओर हो जाता है और दूसरा वस्तु के विपरीत। हम प्रतिबिंब नहीं कर सकते हैं वस्तु की ओर और वस्तु के विपरीत यानी लेपित तल। तो वस्तु की ओर की जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो निगेटिव यानी ऋणात्मक लिए जाते हैं और वस्तु के विपरीत जो भी डिस्टेंस होते हैं वो पॉजिटिव यानी धनात्मक लिए जाते हैं। अब इसमें जो भी किरणें आ रही हैं वो जब इस पर पड़ती हैं परावर्तित होकर यहाँ पे निकल आती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इसका लैंग्वेज क्या बनेगा कि किसी भी, माना एक दर्पण, अगर इसको सही रूप में लैंग्वेज इसका लिखना है तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा कि माना एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक M1 M2 है, इसके सामने एक वस्तु O डैश अनंत पर रखा हुआ है। अनंत से यानी कि हम कहेंगे अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो कि लगभग मुख्य अक्ष के समांतर हैं वे दर्पण के क्रमशः बिंदु A और B पर आपतित होती हैं और परावर्तित होकर मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं। परावर्तित होकर मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं। अब सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जहां पर उस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, दो तीन बातें आती हैं। हम तुलना करते हैं तो हमको एक चीज मिलता है आभासी और इसका विपरीत मिलता है वास्तविक, और फिर इसके बाद मिलता है उल्टा और इसके विपरीत मिलता है सीधा।
फिर यहां पे मिलता है वस्तु से छोटा या बड़ा, और यहां वस्तु से बड़ा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी जब प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रतिबिंब का प्रकार आपसे पूछेगा तो इन सब बातों को आपको वहां पे उल्लेखित करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण के ए और बी बिंदु पर पड़ती है और परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से जाती है, जहां पर उस वस्तु का, अब यहां पे ये ध्यान देना है कि वास्तविक है या आभासी है। तो चूंकि किरणें यहां परावर्तित होकर वास्तविक रूप में काट रही हैं, यानी ये वस्तु की ओर है। आप ये पॉइंट याद कर लीजिए कि कभी भी जो वस्तु की ओर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगी, यानी वस्तु की ओर काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और वस्तु के विपरीत दिशा में काटेंगी, यानी यहां तो लेपित की बात करेंगे, लेंस में दूसरी ओर हो जाएगा। तो वस्तु की ओर अगर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और ये दूसरी ओर अगर काटती हैं तो आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। ये वास्तविक और आभासी के लिए हो गया। उल्टा एवं सीधा हम कैसे जानेंगे? जैसे अगर देखा जाए तो वस्तु हमेशा सीधा ही रखा जाएगा, इसकी नोक जो है ये ऊपर की ओर है तो इसको हम सीधा बोलेंगे। अगर यही नोक नीचे की ओर हमको एक ऐसा प्रतिबिंब मिलता है जिसकी नोक नीचे की तरफ है, तब ये प्रतिबिंब जो होगा उल्टा, यानी ये आपका हो जाएगा उल्टा, इस प्रकार से मिलेगा तो सीधा। तीसरा है वस्तु से छोटा एवं वस्तु से बड़ा। अगर आकार में वस्तु से छोटा है तो हम छोटा लिखेंगे, बड़ा है तो बड़ा लिखेंगे। तो यहां अगर देखा जाए तो बिंदु मात्र है, और बड़ी वस्तु का बिंदु मात्र प्रतिबिंब अगर तुलना किया जाए तो जो प्रतिबिंब है वो बिंदु मात्र है, अर्थात वस्तु से छोटा है। तो पूरी बात इसका क्या बनेगा कि जहां पर, यानी लेंस के लेंस नहीं, दर्पण के मुख्य फोकस पर वस्तु का वास्तविक, उसके बाद यहां उल्टा सीधा की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि बिंदु में लंबाई चौड़ाई ही नहीं होती है, तो उसमें उल्टा सीधा जो है आप लिखेंगे ही नहीं। अगर सही रूप में लिखना चाहें तो यहां उल्टा लिख सकते हैं, लेकिन बिंदु मात्र के लिए आप नहीं लिखेंगे तो भी आपका करेक्ट रहेगा वास्तविक एवं वस्तु से छोटा। अब ये छोटा नहीं, बहुत छोटा, यानी कुल मिला के हम इसको कह सकते हैं बिंदु मात्र, यानी जहां पर वस्तु का वास्तविक एवं बिंदु मात्र प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस यह पर प्राप्त होता है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं पूरा कि अनंत पर स्थित वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरणें बिंदु ए और बी पर आपतित होती हैं और परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य फोकस एफ से होकर जाती हैं, जहां पर इस वस्तु का वास्तविक एवं बिंदु मात्र प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आइए दूसरा देखते हैं। अभी तक जो भी किरणें थी, जो भी वस्तु था हमारा, वो अनंत पर स्थित था। दूसरा जो केस बनेगा, यानी हम कहेंगे जब वस्तु अब अनंत पे था तो अनंत से थोड़ा सा हम और करीब लाते हैं, यानी अब की बार ये जगह हमारा नहीं बचेगा, यानी हम यूं कहेंगे कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में स्थित हो। सारा लैंग्वेज आप बना के नोट कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप जो है सारा लैंग्वेज नोट कर सकते हैं। यानी जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में स्थित हो, इसका जो है क्या बनेगा, यानी हम यहां पे वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं। एक हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, उभरे हुए तल पर लेप लगा है, इसका द्वारक है M1 और M2, इसका ध्रुव है P, और इस प्रकार से इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है C। केस क्या बन रहा है, अनंत एवं ध्रुव के बीच में, यानी अनंत तो आपका जो है यहाँ गैप होना चाहिए, यानी अब की बार हमारा गैप यहाँ पे नहीं रहेगा। एक वस्तु ओ डैश जो कि अनंत, यहाँ पे आपका अनंत हो गया और ये ध्रुव हो गया, इसके बीच में कहीं स्थित है, या यूं कह सकते हैं अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में भी कह सकते हैं स्थित है। तो यहां से इस प्रकार किस इमेज किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसमें सबसे पहले वस्तु के ओ डैश से प्रकाश की किरण आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमको दर्पण का सूत्र 1/f यहाँ पे हम प्राप्त करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सॉरी प्लस यहाँ पे रहेगा, लेंस में माइनस हो जाता है, तो ये वाला फार्मूला प्राप्त करेंगे इसी इमेज के द्वारा। तो ये आपका हो गया वस्तु ओ डैश से चलने वाले प्रकाश की किरणें बिंदु ए पर पड़ती है और परावर्तित होकर, अब चूंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित होकर कहां से जाएगी,
ये आपका जाएगा मुख्य फोकस से, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर थी तो ये परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण, ध्यान रहे, दूसरी प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से जाएगी और ये इसी मार्ग में वापस लौट आएगी। प्रतिबिंब यानी किरणों के आने के 3 नियम हैं। ये आपका पहले छूट गया था, लेकिन ये इन सबसे पहले ही आपको लिखना है। ये 3 नियम क्या है? किरणों के परावर्तन के नियम, ये 3 नियम आपको यहां पे बताए जाएंगे, जिसमें पहला है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये ध्यान रहे, मुख्य अक्ष के जो भी समांतर आएंगी किरणें वो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाएंगी। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस से अगर कोई किरणें आती है तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। दूसरा है दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग में वापस लौट आएंगी, यानी देखिए ये एकदम स्पष्ट है कि जो समांतर किरणें हैं वो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और जो वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी वो उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी, और जो यहाँ ध्रुव से जाएगा वो इसी मार्ग में, यानी अगर ये भी देखा जाए तो ध्रुव पे जो पड़ेगा वो भी उसी मार्ग में लौट जाएगा। तो ये इसमें 2 आपके हो गए, एक फोकस से जाएगा और एक फोकस से आएगा। तो इस प्रकार से 2 उसमें किरणें होंगी। आपको यहाँ पे 2 ही समझ लेना है, एक यहाँ पे गया और ये मुख्य फोकस से होकर आ गया। दूसरा प्रकाश की किरण जो है ये सी से गया और उसी मार्ग में, यहाँ एरो मत लगाना भूलिएगा, जिससे आपको पता चले कि किरणें कौन सी आ रही हैं और कौन सी जा रही हैं। अब आइए इसको देखते हैं आगे कि पहली किरण जो है वो आती है, बिंदु ए पर पड़ती है, समांतर है तो एफ से होकर जाती है, दूसरी सी से होकर जाती है और बी पे पड़ती है और उसी मार्ग में वापस लौट आती है इस नियम से। अब यहाँ पे जो है इमेज किस प्रकार से बनेगा? जब भी इमेज आपको प्राप्त होगा, ध्यान रहे कि इमेज जहां पे प्रकाश की किरणें काटेंगी, जैसे यहाँ पे प्रकाश की किरणें यहाँ काट रही हैं, जहां प्रकाश की किरणें काटेंगी वहां से मुख्य अक्ष पर हम लंब डालते हैं, यानी यहां से हम मुख्य अक्ष पर क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लंब डालेंगे। और काट रही है तो पहली ये रेज कहां से आ रही है ये ध्यान रखना है। जब रेज यहां से आ रही है तो जो काटने वाला सिरा है वो इनका जो है इस प्रकार से होगा। रेज अगर यहां से आ रही होती तो ये काटने वाला सिरा होता। तो इस प्रकार से ये देखिए, अगर देखा जाए तो ये एकदम स्पष्ट है कि उल्टा बन रहा है, यानी हम यहाँ पे आई लिखेंगे और यहाँ पे आई डैश लिखेंगे, यानी आई फॉर आपका क्या हो जाएगा? इमेज। आइए देखते हैं इसका लैंग्वेज क्या बनता है और प्रतिबिंब का इसका प्रकार क्या है। यहां लिखेंगे, माना एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक M1 व M2 है, जिसके सामने एक वस्तु O डैश अनंत योम ध्रुव के बीच में स्थित है। वस्तु O डैश के O डैश सिरे से होकर आने वाली प्रथम प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु A पर पड़ती है या आपतित होती है और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको चेंज करके लिखना चाहें और वैसे ही लिखेंगे, दर्पण के O डैश सिरे से होकर आने वाली प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण के A बिंदु पर पड़ती है और परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण O डैश से होते हुए वक्रता केंद्र से होकर और दर्पण के बिंदु B पर पड़ती है और परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। इस प्रकार जो है दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को मुख्य अक्ष के नीचे एक बिंदु पर काटती हैं, जहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब, अब कैसा प्रतिबिंब मिलता है? उस वस्तु का वास्तविक या आभासी, आप स्वयं ही निर्णय करेंगे। ये
आपका वस्तु की ओर है तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। अगर ये दर्पण के दूसरी ओर होता तब ये कैसा होता, आभासी। यानी यहां पे जो मिला हमको कैसा मिला, वास्तविक। अब सीधा या उल्टा, ये भी स्पष्ट है, वास्तविक यानी उल्टा हो जाएगा क्योंकि एरो इसमें नीचे की तरफ है। और वस्तु से बड़ा या छोटा, ये आपका हो जाएगा वस्तु से छोटा। यानी यहां पे पूरी बात आपको लिखना होगा कि जहां पर वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आई आई डैश प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच में स्थित हो। आइए तीसरा हम प्रकार पढ़ते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा जब वस्तु, अब अनंत और सी के बीच में कहना था या पी के यूं कह सकते हैं, अनंत और सी के बीच में जब था तो अब की बार स्थिति आएगी जब वस्तु सी पर स्थित हो। यानी सी का मतलब क्या कहेंगे हम, वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, इसका क्या हो जाएगा, एक अवतल दर्पण जिसमें उभरे तल पर लेप और दबा हुआ तल परावर्तक, इसका द्वारक है M1 M2। अगर आप एकदम क्रम से देखते जाएं तो थोड़ा थोड़ा सभी जो है इमेज में चेंज होता गया है, एकदम आपको याद होता जाएगा। एक दर्पण M1 M2 है द्वारक, और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ध्रुव हो गया। अब की बार जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र सी पर रखा जाएगा। यानी ये ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपको शॉर्टकट क्वेश्चन लगाने के लिए मिलेंगे। एक वस्तु ओ डैश जो वक्रता केंद्र सी पर रखा हुआ है, यहां से होकर पहली किरण जो आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर है, ए पे पड़ेगी। चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर, ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। एरो लगाएंगे। दूसरी प्रकाश की किरण, अब दूसरी प्रकाश की किरण चूंकि ये वक्रता केंद्र पर ही है तो किरण तो वक्रता केंद्र से जा नहीं सकता, तो दूसरे प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाएगी। आपको पता है मुख्य फोकस से आई थी तो परावर्तन के पश्चात, समांतर आई थी, किसके, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आई थी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गई है। इसका उल्टा हो जाएगा, अगर मुख्य फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपका ध्यान रहे कि इसमें इमेज बनाने में आपका थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो इसको आप बहुत ढंग से बनाइएगा, क्योंकि इसमें जो समांतर होगा वो इस प्रकार से लगभग काटेगा कि इसके नीचे और बराबर ही इस प्रकार से काटेगा। ये आपका आ रही है और ये किरण जा रही है, दूसरी बिंदु बी पर पड़ती है। यानी अगर स्पष्ट रूप में देखा जाए तो एक वस्तु है जो कि सी पर रखा है, यानी वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, और यहां से प्रकाश की किरण पहली जो मुख्य अक्ष के समांतर है आती है और परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य फोकस F से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस F से होकर आती है और परावर्तित होकर कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इसमें वक्रता केंद्र के ठीक नीचे एक दूसरे को काटती है, जहां पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक, क्योंकि वस्तु की ओर है, उल्टा रहेगा क्योंकि इसमें एरो नीचे की तरफ है, एवं वस्तु के बराबर, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वस्तु के बराबर। यानी एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, वह कौन सी स्थिति है दर्पण में, वह कौन सी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई आपस में समान हो जाती है, या यूं कहा जाएगा कि उस स्थिति में वस्तु को कहां रखेंगे जब दर्पण की वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर प्राप्त करना हो। तो ऐसे में वस्तु को हम कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र सी पर। अगर ऐसा करते हैं तो हमको जो है प्रतिबिंब उसके नीचे जस्ट और उसी के बराबर मिलेगा। तो ये था आपका वस्तु वक्रता केंद्र सी पर जब हो।
इसके बाद है चौथा आपका, जब वस्तु, अब देखिए सी पे था तो सी से खिसकाएंगे, अब डायरेक्ट एफ पे तो ले नहीं जाएंगे, सी और एफ के बीच में करते हैं, यानी जब वस्तु सी व एफ के बीच में स्थित हो, इसको पूरी सब पूरे जो है शाब्दिक रूप में लिख सकते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस एफ के बीच में स्थित हो। तो एक दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण, द्वारक है M1 M2, ध्रुव है P, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र और ये हो जाएगा मुख्य फोकस। अब यहां से एक वस्तु जो कि C और F के बीच में रखा हुआ है O डैश, पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो A पे पड़ेगी और परावर्तित होकर, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित होकर ये जो है मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाएगी और ये परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी ये आपका हो गया। अब अगर देखा जाए तो इसमें प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C से दूर, या यूं कहें वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में काट रही हैं, यानी इसका लैंग्वेज क्या बनेगा कि एक अवतल दर्पण M1 M2 द्वारक का जिसका ध्रुव P है, इसके सामने वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में O डैश रखा हुआ है। वस्तु के O डैश सिरे से आने वाली प्रकाश की किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है बिंदु A पर पड़ती है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होते हुए बिंदु B पर पड़ती है और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से दूर एक दूसरे को काटती हैं। अगर इस स्थिति में देखा जाए तो यह वक्रता केंद्र से दूर काट रही है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो है वास्तविक, क्योंकि वस्तु की ओर है, और उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। यह आपका हो गया वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। इसके बाद आपका अगला है पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति में क्या हो जाएगा, जब वस्तु, अब की बार C और F के बीच में था, अब की बार हम किसका के F पर ले आते हैं, जब वस्तु F यानी मुख्य फोकस पर हो। तो ऐसी स्थिति में एक दर्पण लेते हैं M1 M2 द्वारक का, ध्रुव है P और वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F। वस्तु को मुख्य फोकस पे रखना है जिसका नाम है O डैश। पहली किरण जो समांतर आएगी वो मुख्य फोकस से होकर इस प्रकार से जाएगी। अब ध्यान रहे दूसरी किरण को हम किस प्रकार से लाएंगे, इसमें जो दूसरी किरण है वो आपका इस प्रकार से जाएगा, यहां पे पड़ेगा और इस प्रकार से समांतर हो जाएगा। यानी पहली प्रकाश की किरण जो है ये आपका कहां पे पड़ रहा है, ए बिंदु पर, और दूसरी प्रकाश की किरण जो कि ध्रुव पे पड़ रहा है और ध्रुव से इस प्रकार से जा रहा है। दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है, किसी किसी में आपको वो वक्रता केंद्र से होकर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए किरणें जो है बहुत बामुश्किल जो है लगभग समांतर है, तो ये काटेंगे ही नहीं, या लगभग जो है इनफाइनेटली यानी अनंत पर काटेंगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब एक दर्पण है जिसका द्वारक M1 M2 है और इसके मुख्य फोकस पर एक वस्तु रखा हुआ है O डैश, जब वस्तु से प्रकाश की किरणें आती हैं, यानी हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, वैसे आपका ये स्थिति सही नहीं है, स्थिति सही आपका जो है C के लिए होना चाहिए, यानी आपकी किरण यहां से जाएगी, यहां पे पड़ेगी B पे और ये सीधा लगभग पड़ेगा और ये जो है आपका इस प्रकार से आएगा, इसकी तरफ झुकता जाएगा और इतना झुकेगा कि लगभग जो है अनंत पर काटेगा, यानी बहुत दूर काटेगा। तो ये किरण जा रही है, B पे पड़ती है और A पे, यानी फिर से अगर सही रूप में देखा जाए, यानी एक दर्पण है जिसका द्वारक M1 M2 है, इसके मुख्य फोकस पर एक वस्तु O डैश है
ओ डैश से चलने वाले प्रकाश की प्रथम किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है बिंदु ए पर पड़ती है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु बी पर पड़ती है और परावर्तित होकर वक्रता केंद्र सी से आगे निकल जाती है। दोनों प्रकाश की किरणें लगभग समांतर हैं, तो इस प्रकार से लगभग समांतर है तो ये इनको जो है एक दूसरे को बमुश्किल काटेंगी, यानी ये लगभग अनंत पर काटेंगी। तो यहां पे लिखना होगा किस प्रकार से प्रतिबिंब मिलेगा, वास्तविक उल्टा यौन वस्तु से बहुत ही बड़ा यानी अत्यधिक बड़ा, क्योंकि अनंत पे काट रही है तो हम उसके जो है आकार का पता नहीं लगा सकते, जैसा कि हम पहली स्थिति में पता लगाए थे कि वस्तु की जो है लंबाई नहीं पता था। तो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब जो है आपको प्राप्त होगा। अब इसकी लास्ट स्थिति है और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपको कभी कभी पेपर में मिल सकता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण की वह कौन सी स्थिति है जिसमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो ये अंतिम स्थिति है जिसमें हमको प्रतिबिंब आभासी मिलेगा। एक दर्पण है जिसका द्वारक है M1 M2, ये इसका ध्रुव है और मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र C है और ये इसका मुख्य फोकस F है। F पर अब की बार वस्तु था, यानी अब की बार हम और आगे लाएंगे F और P के बीच में, यानी हम यहां लिखेंगे कि जब वस्तु F व P के मध्य हो, ठीक है, यानी जब वस्तु F व P के मध्य हो तो इसमें पहली प्रकाश की किरण समांतर जाएगी और कहां से, ये आपका मुख्य फोकस से। एरो आपको ढंग से बनाना है ताकि सीधा रहे। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, बिंदु ए पर पड़ता है और ये परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से होकर जाता है। दूसरी प्रकाश की किरण ये बी पे पड़ेगा और ये परावर्तित होकर इस प्रकार से जाएगा। यहां पे देखिए, यहां किरणें इकट्ठी हो रही थी तो हम इनको मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है या अनंत पर एक दूसरे को काटेंगी, लेकिन यहां किरणें जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो यहां पे किरणें कभी भी नहीं काटेंगी, क्योंकि किरणें दूर जा रही हैं। अगर ये समांतर होती तो कभी नहीं काटती, एक दूसरे की ओर हल्का सा झुकी होती तो ये आगे चलकर इनफाइनाइटली कहीं ना कहीं काटती। लेकिन जब ये किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो जैसे जैसे आगे जाएंगी और दूर होती जाएंगी, अर्थात ये किरणें एक दूसरे को आगे कभी भी नहीं काटेंगी, तो इनको पीछे बढ़ाया जाता है। इनको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से जो है यहां पे काटेगा और यहां से हम मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे और ये इस प्रकार से मिलेगा, क्योंकि यही स्थिति है, यहां पे काट रही है। स्पष्ट हो गया? इसको हम आई और आई डैश लिख देते हैं, यानी हम यहां पे कहेंगे कि माना एक अवतल दर्पण M1 M2 धारक है जिसका ध्रुव P है, मुख्य अक्ष के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में एक वस्तु O डैश रखा हुआ है, जिसके O डैश सिरे से होकर आने वाली प्रकाश की किरण बिंदु A पर पड़ती है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु B पर पड़ती है और परावर्तित होकर वक्रता केंद्र C से होकर आगे निकल जाती है। दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को दर्पण के पीछे, दोनों किरणें आगे कहीं नहीं काटेंगे, दोनों किरणें को पीछे बढ़ाने पर दर्पण के पीछे एक बिंदु पर काटती हैं जहां वस्तु का प्रतिबिंब हमको मिलता है आई आई डैश। अब ये कैसा मिल रहा है? अगर ये वस्तु की ओर होता तो कैसा होता? वास्तविक, क्योंकि अभी तक की जो भी स्थितियां थी वो कैसी थी? वास्तविक। क्यों वास्तविक थी? तो क्योंकि जो भी प्रतिबिंब मिलता था वो दर्पण के परावर्तक तल या यूं कहें हम वस्तु की ओर मिलता था। अब जो है वस्तु इधर है और प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर मिल रहा है, यानी पहली स्थिति क्लियर है। यहां पे आपको मिल गया प्रतिबिंब कैसा? आभासी। आभासी हो गया, उल्टा तो है नहीं, यानी सीधा, और वस्तु से कैसा है? बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। यानी एक स्थिति पूछा जा सकता है कि आपसे वह कौन सी स्थिति है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिलता है और आभासी प्रतिबिंब मिलता है? तो आप कहेंगे कि जब हम वस्तु को F और P के बीच में रखेंगे। आपको बहुविकल्पीय प्रश्नावली में क्वेश्चन मिल सकता है
कि एक दर्पण से वस्तु का या एक किसी भी अपवर्तक या परावर्तक पृष्ठ के द्वारा एक इमेज मिल रहा है जो कि आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा है। अगली स्थिति जब आप उत्तल का पढ़ेंगे तो उसमें आभासी सीधा एवं छोटा हो जाएगा। तो आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा है तो वह प्रतिबिंब जो है वह कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। कहां वस्तु रखा जाएगा? F और P के बीच में। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब आइए उत्तल दर्पण के द्वारा हम प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए आपको 5 स्थितियों में प्रतिबिंब मिले हैं। उत्तल दर्पण में केवल और केवल आपको 2 स्थिति मिलेगी और जिसमें एक ही स्थिति आपका सबसे महत्वपूर्ण है। पहली स्थिति आपका जो है बहुत कम जगहों में पूछा जाता है, यानी हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यह आपका हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। 2 ही स्थितियां क्यों इसमें पढ़ना है हम आगे आपको बताएंगे। इसमें यह कहा जा रहा है कि दर्पण कैसा है? अवतल है, उत्तल है। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा पहले आप अगर याद करें तो उत्तल दर्पण की परिभाषा आपको बताया गया है कि ऐसा दर्पण जिसमें दबे हुए तल पर लेप लगा होता है और उभरा हुआ तल परावर्तक होता है। और कभी भी हमको अगर इमेज देखना है तो हम परावर्तक तल पर ही जो है देखेंगे। जैसे कि आप जब भी मिरर में आप अपना चेहरा देखते हैं तो आप उसके लेप वाले सिरे को अपने तरफ नहीं करते, उसके परावर्तक तल को अपनी तरफ करते हैं ताकि आपका चेहरा दिखे। तो ये परावर्तक तल है, यानी वस्तु को हम इधर ही रखेंगे। तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ध्रुव हो गया। अब चूंकि एक तो हम अनंत पे रख सकते हैं और एक अनंत और पी के कहीं बीच में, 2 ही स्थितियां हो सकती हैं। तो पहली स्थिति है जब हम वस्तु को कहां रख रहे हैं? अनंत। वस्तु ओ डैश है। पहली किरण जो है वो कैसे आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर तो कहां से? मुख्य फोकस से। अब ये ध्यान रखना है, अधिकतर लोग यहां पे गलत कर देते हैं। उत्तल दर्पण के लिए लिख देते हैं कि वस्तु के ओ डैश सिरे से आने वाले प्रकाश की किरण बिंदु ए पर पड़ती है और परावर्तित होकर मुख्य फोकस यप से जाती है। यहां पे आपका मुख्य फोकस यप से नहीं जाएगी, ये यप से जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि कभी भी किरणें परावर्तक तल से लेपित तल की ओर नहीं निकलती हैं। जैसे आप यूं कहें कि एक आप जो है दर्पण ले लीजिए और टार्च से इस पे जो है अगर रोशनी डालें तो उस पार नहीं निकलेगा। किरणें जो है इसी प्रकार जो अगर टार्च से रोशनी आप इस पे डालते हैं तो ये ऐसे किरणें आगे निकल जाएंगी, यानी ये आपका जो है किरण इसी प्रकार से यहां निकल जाएगा। और ये प्रतीत होगा कि ये किरण जब हम इधर से देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि किरणें कहां से आ रही है? ये इसके मुख्य फोकस एफ से आ रही है। ये हो गया दूसरी प्रकाश की किरण। अब इसमें पैरेलल ही जो है यहां से सटा के नहीं मानेंगे क्योंकि अनंत से आ रहा है। दूसरी प्रकाश की किरण भी लगभग ऐसे आएगी और ये भी लगभग ऐसे ही जाएगी, तो यप से, यानी इसको भी हम लगभग ऐसे ही मानेंगे। कहां से जा रही है? यप से जा रही है। यानी हम यूं कहेंगे कि दोनों प्रकाश की किरणें जो कि लगभग मुख्य अक्ष के समांतर है वो आती हैं और 2 बिंदुओं पर आपतित होती हैं। परावर्तन के पश्चात ये बिंदु यप से आती हुई प्रतीत होती है। यानी हम यहाँ पे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि किरणें यही काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ वास्तविक तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि जो भी वस्तु की ओर मिलता है वो वास्तविक। इसका लैंग्वेज क्या बनेगा कि माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 जिसके सामने अनंत पर एक वस्तु O डैश रखा हुआ है। O डैश सिरे से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, या यूं कहें वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो कि लगभग मुख्य अक्ष के समांतर हैं, दर्पण के ए और बी बिंदुओं पर पड़ती हैं और परावर्तित होकर मुख्य फोकस यप से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। जहां पे मुख्य फोकस पर वस्तु का आभासी एवं बिंदु मात्र प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी ये कैसा मिलता है? आभासी एवं
बिंदु आकार, आभासी एवं बिंदु आकार प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त होता है? मुख्य फोकस F पर। दूसरी स्थिति पढ़ते हैं, इसका दूसरी स्थिति इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु अनंत व P माने ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी अब की बार हमारा जो वस्तु है वो अनंत एवं P के बीच में स्थित है। तो एक दर्पण है, उत्तल दर्पण रहेगा इस प्रकार से, द्वारक है M1 M2 और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आपका ध्रुव हो जाएगा। वस्तु को हम यहाँ रखते हैं जिसको हम OO डैश से निरूपित करेंगे। प्रथम प्रकाश की किरण आएगी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है और परावर्तित होकर इस प्रकार से जाएगी, प्रतीत होगा कि ये F से आ रही है, ये C हो जाएगा। दूसरी प्रकाश की किरण C की तरफ जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण C की तरफ जाएगी, यहां से किरण ये इस प्रकार से लौट जाएगी, लेकिन ये प्रतीत होगा कहां से आ रही है? C से। अब देखिए यहाँ पे किरण जो है दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा I और I डैश। तो इसका लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे कि माना एक उत्तल दर्पण जिसका द्वारक M1 M2 है, ध्रुव P है, जिसके सामने अनंत और ध्रुव के बीच में एक वस्तु OO डैश रखा हुआ है। इससे होकर आने वाली प्रकाश की किरण जो कि पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, वो दर्पण के A बिंदु पर पड़ती है और परावर्तित होकर मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण के B बिंदु पर पड़ती है और वक्रता केंद्र C से लौटती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को दर्पण के पीछे ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच में काटती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पे वस्तु का कैसा? आभासी, दूसरी ओर है आभासी, अब सीधा भी हो जाएगा, आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मिलता है। आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये उत्तल दर्पण की दो स्थितियां होंगी। उत्तल दर्पण की लास्ट वाली स्थिति यानी जो ये कहें कि जब वस्तु अनंत और P के बीच में था, और अवतल दर्पण की लास्ट वाली स्थिति जब उसमें दर्पण के फोकस और P के बीच में था, उसमें भी आभासी एवं सीधा मिला था। यानी अंतर अगर मिल जाए कि क्या अंतर होगा कि अगर आभासी सीधा और छोटा, यानी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक दर्पण से एक वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं छोटा मिल रहा है, तो वो दर्पण कैसा है? उत्तल। अगर आभासी सीधा और छोटा मिलेगा, तीन प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, आभासी सीधा बड़ा पहला, दूसरा है आभासी सीधा छोटा और तीसरा है आभासी सीधा बराबर। जब आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब होगा तब ये दर्पण कौन सा होगा? अवतल। आभासी सीधा एवं छोटा होगा तब ये दर्पण कौन सा होगा? उत्तल। आभासी सीधा एवं बराबर जब प्रतिबिंब होगा तब ये दर्पण कौन सा होगा? समतल। यानी इस प्रकार से जो है आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है दर्पण के द्वारा। अगला जो है आप पढ़ेंगे किसी दर्पण के लिए दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F = R/2 या R = 2F।